टुडे आवर टॉपिक इज इनवर्स प्रोपोर्शन। इसके पहले हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा है। आज हम इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है? सपोज वी हैव टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई। हम मान लेते हैं हमारे पास दो क्वांटिटी है एक्स एंड वाई। एक्स के इंक्रीज होने पर वाई डिक्रीज होगा, या एक्स के डिक्रीज होने पर वाई इंक्रीज होगा। या फिर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने पर अगर दूसरा क्वांटिटी प्रोपोर्शनली डिक्रीज हो रहा है, या एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने पर दूसरा क्वांटिटी प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। इसको जब हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो ये और ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंसेस की। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सेकेंड है इनवर्स प्रोपोर्शन। अब हम एक बार डिफरेंसेस को समझ लेते हैं ना। अगर डिफरेंसेस को समझ लेंगे तो डेफिनेशन भी इजीली समझ में आ जाएगा। वैसे भी अगर आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन का डेफिनेशन अच्छे से समझा है तो इनवर्स प्रोपोर्शन का भी डेफिनेशन सेम है। बस डिफरेंसेस अगर हमें पता रहे तो डेफिनेशन इजी लगेगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने क्या पढ़ा था कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने पर दूसरा क्वांटिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। या फिर एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने पर दूसरा क्वांटिटी भी हमारा डिक्रीज होगा। एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने पर दूसरा क्वांटिटी भी हमारा इंक्रीज होगा, या फिर एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने पर दूसरा क्वांटिटी भी हमारा डिक्रीज होगा। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस होगा। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में हमने क्या पढ़ा कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने पर दूसरा क्वांटिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। या फिर एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने पर दूसरा क्वांटिटी हमारा प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगा। तो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का केस होगा। ये हमारा हो गया पहला डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस क्या था हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में? हम रेशियो को इक्वल करते थे, दो क्वांटिटी के रेशियो को इक्वल करते थे। मीन्स x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन में हम दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट को इक्वल करेंगे। x1 y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। पहला डिफरेंस हमारा क्या होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का? एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने पर दूसरा क्वांटिटी भी इंक्रीज होगा, या एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने पर दूसरा क्वांटिटी भी डिक्रीज होगा। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या है? एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने पर दूसरा क्वांटिटी डिक्रीज होगा, या एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने पर दूसरा क्वांटिटी इंक्रीज होगा। यह पहला डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम रेशियो को इक्वल करते थे। x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। इनवर्स प्रोपोर्शन में हम दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट को इक्वल करते हैं। x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। थर्ड क्या है? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द y। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा? x इज प्रोपोर्शनल टू द y इनवर्स। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन y। या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द y। ये जो हमारा ये नोटेशन जो है ये हमारा प्रोपोर्शनल टू कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। तो ये डिफरेंस हमें समझ में आ गया। अगर ये डिफरेंस हमें समझ में आ गया तो डेफिनेशन भी इजी लगेगा, और जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, वो भी हमें इजी लगेगा। वो चाहे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हो चाहे वो इनवर्स प्रोपोर्शन का हो। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन, टू क्वांटिटीज x and y are said to be inverse proportion if an increase in x मीन्स x के इंक्रीज होने पर y क्या होगा हमारा? प्रोपोर्शनली डिक्रीज होगा, causes a proportional decrease in y।
if an increase in x causes a proportional decrease in y, or if a decrease in x के डिक्रीज होने पर causes a proportional increase in y, मतलब एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने पर दूसरा क्वांटिटी हमारा प्रोपोर्शनली डिक्रीज होगा, या एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने पर दूसरा क्वांटिटी प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगा, इन सच ए मैनर दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, मीन्स x इंटू वाई इज इक्वल टू के। इसका मतलब ये है कि जिस तरह हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में पढ़ा था ना कि रेशियो इक्वल होते हैं, x1 अपॉन y1 की वैल्यू इक्वल होगी x2 अपॉन y2 की, सिमिलरली यहाँ भी अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरा क्वांटिटी प्रोपोर्शनली डिक्रीज हो रहा है, या एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने पर दूसरा क्वांटिटी प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, उनके जो प्रोडक्ट होंगे, दो क्वांटिटी के जो प्रोडक्ट होंगे वो कांस्टेंट होंगे। सपोज हमारे पास दिया हुआ है x1 की वैल्यू दी हुई है, x2 की वैल्यू दी हुई है, x3 की वैल्यू दी हुई है, सिमिलरली y1, y2, y3, इस तरह डेटा हमारे पास दिया हुआ है। तो इनके जो प्रोडक्ट होंगे x1 इंटू y1 इज इक्वल टू होगा x2 इंटू y2 का, इज इक्वल टू होगा x3 इंटू y3 इज इक्वल टू के मतलब उनके जो वैल्यू है ना वो सेम आएंगे। अगर इनके वैल्यू, इनकी प्रोडक्ट की वैल्यू सेम नहीं आती है तो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का केस नहीं होगा। अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है तो इनके प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो सेम आएगी, मीन्स इन सच ए मैनर द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, मीन्स उनकी दो क्वांटिटी की प्रोडक्ट की वैल्यू सेम आएगी जब हमारा x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। हर k इज पॉजिटिव कांस्टेंट, देन ओनली वी कैन से दैट x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। हमारा डेफिनेशन हो गया। अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन में। इन केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, इफ y1 एंड y2 आर द वैल्यू ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू x1, x2 of x, then x1 into y1 is equal to x2 up into y2। इसका मतलब ये है कि x1 into y1 मतलब x1 और y1 का प्रोडक्ट इक्वल होगा x2 into y2 के प्रोडक्ट के, मतलब इनके वैल्यू जो है वो सेम आएंगे। जो मैंने अभी यहाँ कहा, इनके वैल्यू अगर सेम नहीं आएंगे, दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट की वैल्यू अगर सेम नहीं आएगी तो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का केस भी नहीं होगा। When two quantities x and y are in inverse proportion, तो इनवर्स प्रोपोर्शन का कंडीशन हमारा क्या है कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरा क्वांटिटी जो है हमारा प्रोपोर्शनली डिक्रीज होगा, या एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने पर दूसरा क्वांटिटी जो है हमारा प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगा। तब हम बोल सकते हैं कि ये जो x एंड y है ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। और अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है तो इनके प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आएगी, मीन्स इनके जो प्रोडक्ट के वैल्यू है वो सेम आएंगे। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, और ऐसे जितने भी हमारे वैल्यूज रहेंगे इज इक्वल टू x3 इंटू y3 इज इक्वल टू के मतलब यहाँ पर इनके वैल्यू जो है वो सेम आएंगे। अगर इनके वैल्यू सेम नहीं आएंगे तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस नहीं होगा। तो अगर ये सारी कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है तो x एंड y हमारा क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस होगा। और जब ये इनवर्स प्रोपोर्शन है तो हम इसको लिख सकते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू द y इनवर्स, या x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द y। तो ये जो हमारा नोटेशन है ना, इसका मतलब है इसे हम प्रोपोर्शनल टू पढ़ते हैं, इस नोटेशन को हम प्रोपोर्शनल टू पढ़ते हैं। बस इतना ही है इसमें समझने के लिए। अब तक हुआ हमारा डेफिनेशन। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। 6 pipe are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes. How long will it take if only 5 pipes of the same type are used? हमें गिवन है कि 6 पाइप की रिक्वायरमेंट है टू फिल अ टैंक इन 1 hour 20 minutes। मीन्स एक टैंक को 1 hour 20 minutes में फिल करने के लिए हमें 6 पाइप की रिक्वायरमेंट है। How long will it take if only 5 pipe of the same type are used? अगर
सेम टाइप का 5 पाइप यूज किया जाए तो उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ये जो 1 आवर 20 मिनट है इसको हम मिनट में चेंज कर लेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाए। लेट्स फर्स्ट कन्वर्ट टाइम 1 आवर 20 मिनट इनटू मिनट। तो हम जानते हैं सिंस 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 आवर 20 मिनट को हम कैसे लिखेंगे? 1 आवर 20 मिनट, इसको हम कैसे लिखेंगे? 20 तो मिनट में ही है तो इसको और चेंज करने की जरूरत नहीं है। 20 मिनट प्लस 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट। तो ये हो गया हमारा 60 मिनट। तो 60 मिनट प्लस 20 मिनट इज इक्वल टू 80 मिनट। 1 आवर 20 मिनट को हमने 80 मिनट में चेंज कर लिया। सो आवर क्वेश्चन बिकम्स 6 पाइप आर required to fill a tank in 80 minutes. We have to find that how much time will it take to fill the tank using 5 same type पाइप। हमारा क्वेश्चन क्या है? 6 पाइप की जरूरत है हमें एक टैंक को 80 मिनट में फिल करने के लिए। वी हैव टू फाइंड दैट हाउ मच टाइम विल टेक, हमें कितना समय की जरूरत है टू फिल द टैंक यूजिंग 5 सेम टाइप पाइप। सेम टाइप के 5 पाइप यूज करके हम उस टैंक को कितने समय में भर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन अ टेबल कैन बी फॉर्म्ड एज। अब टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू चेक व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। लेट्स सी, 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes. How long will it take if only 5 pipes at the same time are used? ये जो 6 पाइप है, 5 पाइप है, ये क्या है? हमारा नंबर ऑफ पाइप्स है। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ पाइप्स, नंबर ऑफ पाइप्स। नेक्स्ट क्या है? 1 आवर 20 मिनट। 6 पाइप की रिक्वायरमेंट है हमें टैंक को फिल करने के लिए इन 1 आवर 20 मिनट। 1 आवर 20 मिनट हमारा क्या है? टाइम है। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड टाइम। रिक्वायर्ड टाइम, टाइम हमारा किस में है? मिनट में है। हमने उसको चेंज कर लिया था। तो नंबर ऑफ पाइप कितना है हमारा? 6। जब नंबर ऑफ पाइप हमारा 6 था तो टैंक को फिल करने में हमें कितना मिनट समय लगा? देखिए, 6 पाइप आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 80 मिनट। जब हमारा 6 नंबर ऑफ पाइप 6 था तो टैंक को फिल करने में हमें 80 मिनट समय लगा। तो ये हो गया हमारा 80। नेक्स्ट क्या है? वी हैव टू फाइंड दैट हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक यूजिंग 5 सेम टाइप पाइप। जब हमारा नंबर ऑफ पाइप्स 5 है
तो टैंक को फिल करने में हमें कितना समय लगेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। इतना ही इंफॉर्मेशन हमारा क्वेश्चन में गिवन है। हम मान लेते हैं लेट द टाइम टेकन टू फिल द टैंक by 5 same type pipes is y minute। यहां पर y लिख देते हैं। हमने मान लिया कि 5 पाइप का यूज करके टैंक को भरने में हमें y मिनट समय लगेगा। देखिए अब इस टेबल से हमें क्या समझ में आ रहा है, जब हमारा नंबर ऑफ पाइप 6 था तो टैंक को भरने में 80 मिनट समय लगा। जब नंबर ऑफ पाइप हमारा 5 हो गया, मीन्स 6 से कम हो गया, तो टैंक को भरने में लगने वाला जो समय है वो भी 80 मिनट से ज़्यादा लगेगा। मतलब जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ पाइप डिक्रीज हो रहा है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय इंक्रीज हो रहा है। तो यही है ना हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का डेफिनेशन से हमने यही देखा है कि एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने पर अगर दूसरा क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है या एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने पर दूसरा क्वांटिटी हमारा डिक्रीज हो रहा है तो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। एज द नंबर ऑफ पाइप decreases, the time taken to fill the tank will increase। जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ पाइप डिक्रीज हो रहा है टैंक को भरने में लगने वाला समय हमारा इंक्रीज हो रहा है। मतलब एक क्वांटिटी के घट जाने से दूसरा क्वांटिटी हमारा बढ़ रहा है। तो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। नंबर ऑफ पाइप्स एंड रिक्वायर्ड टाइम आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो जब ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है तो अब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करते हैं हम इनवर्स प्रोपोर्शन में कि दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट को इक्वल करते हैं। अगर आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा है तो आपको पता होगा इसको हम x1 मानते थे, इसको हम x2 मानते थे, ये होता था y1, ये होता था हमारा y2। तो सेम यहाँ भी इसी तरह ही होगा, लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम रेशियो को इक्वल करते थे, इनवर्स प्रोपोर्शन में हम दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट को इक्वल करेंगे। मीन्स x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। देयरफॉर x1 y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। यहाँ पर x1 हमारा क्या है 6 है, y1 क्या है 80 इज इक्वल टू x2 क्या है हमारा 5 और y2 को हमने y मान लिया। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 6 इंटू 80। ये 5 जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 5 16 जा 80, 16 इंटू 6 इज इक्वल टू 96 मिनट। कि 6 पाइप का यूज करके हम एक टैंक को 80 मिनट में भर रहे थे, तो 5 पाइप का यूज करके मतलब नंबर ऑफ पाइप जब हमारा डिक्रीज हो गया तो उस टैंक को भरने में हमारा 80 से ज्यादा मीन्स 96 मिनट समय लगे। यही बस हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है कि एक क्वांटिटी के घट जाने से मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ पाइप हमारा डिक्रीज हो गया तो दूसरा क्वांटिटी बढ़ जाएगा। तो दूसरा क्वांटिटी क्या बढ़ गया, हमारा टाइम जो है वो बढ़ गया। क्वेश्चन में टाइम जो है आवर और मिनट में दिया हुआ है, तो जो 96 मिनट आया ना उसको भी हमें आवर और मिनट में चेंज करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
since 1 hour is equal to 60 मिनट, मीन्स आप ऐसे भी समझ सकते हो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा? 1/60 आवर। तो 96 मिनट इज इक्वल टू 96/60। जब आप इसको डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 1 क्वोशंट में मिलेगा, रिमाइंडर में आपको मिलेगा 36। तो जो हमारा क्वोशंट होता है वो आवर में होगा 1 आवर, और जो हमारा रिमाइंडर है वो किस में होगा? मिनट में होगा, क्योंकि आवर जो है वो हमारा ग्रेटर देन होता है मिनट से, इसीलिए जो क्वोशंट में आया वो आवर में होगा और जो रिमाइंडर में है वो मिनट में रहेगा। होपफुली आपको अच्छे से पता है, और अगर नहीं पता था तो अब पता चल गया। तो ये रफ वर्क है, ये नेसेसिटी नहीं है कि आप करके दिखाओ, ये मैंने सिर्फ आपके समझने के लिए बताया। तो ये 96 मिनट जो है हमारा कन्वर्ट हो गया आवर एंड मिनट में, तो इसको हम लिखेंगे 1 आवर 36 मिनट। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में मिनट में नहीं दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन जो है आवर और मिनट में दी हुई है, इसीलिए हमने इस 96 मिनट को आवर और मिनट में कन्वर्ट कर लिया। देयरफॉर टाइम टेकन टू fill the tank by 5 pipes in 1 hour 36 minutes.